ऑडिबल हूँ मैं? यस। चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल सेशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। और हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल सेशन वोकैबुलरी के साथ। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है द वेरी फर्स्ट वर्ड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज डॉक्ट्रिन। इसमें एक रूट वर्ड है डॉक। डॉक रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी को कुछ सिखाते हो, टीच करना। यहीं से डॉक्यूमेंट बना, डॉक्टर बना, तो डॉक शब्द का मीनिंग क्या होता है? कुछ टीच करना। यहीं से वर्ड बना डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मींस अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, अ सेट ऑफ बिलीव्स। किसी ने कोई अपने सिद्धांत बना लिए हैं, तो उन सिद्धांतों को हम क्या बोलते हैं? उन सिद्धांतों को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका नाउन हो गया। अ सेट ऑफ बिलीव्स और प्रिंसिपल्स हेल्ड एंड टॉट बाय अ ग्रुप, जो ग्रुप आपको सिखा रहा हो, स्पेशली पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मींस एनवायरनमेंट, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, मिलिट्री के एनवायरनमेंट में या रिलीजन के एनवायरनमेंट। डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल, बिलीफ, डॉगमा। डॉगमा मींस आप जिन चीज़ों को फॉलो करते हो, जो कि आपका बिलीफ सिस्टम है। तो सरकार की जो नई पॉलिसी आई, नए प्रिंसिपल्स आए नेशनल सिक्योरिटी पे, उनकी बहुत ज़्यादा उन पर डिबेट की गई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया। किन्होंने किया? पॉलिटिकल एनालिस्ट ने किया। अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, देखते हैं। पहला वर्ड है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में डिफरेंस पता है सभी को? ये जो प्रिंसिपल होता है ये नाउन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? वही आपका बिलीफ, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, जिन बात को आप मानते हो, वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल होता है, जब ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है मेन। प्रिंसिपल बात ये है, मतलब मेन बात ये है। ये प्रिंसिपल जब ये नाउन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? स्कूल का हेड, हेड ऑफ अ स्कूल। तो इन दोनों में डिफरेंस हमेशा क्लियर रहेगा। अगली बात, डॉगमा मतलब किसी ने अपने सिस्टम्स बना लिए और किसी ने अपने सिद्धांत बना लिए। बहुत बार ऑथर की टोन डॉगमैटिक होती है। ये इसी वर्ड से बनी है, डॉगमा से। डॉगमा इसका नाउन फॉर्म है और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है डॉगमैटिक। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा। डॉगमैटिक कैसे लोगों को बोलते हैं? जो लोग बहुत कट्टर होते हैं, मतलब जिस बात पे हम विश्वास करते हैं, जो हमारा सिद्धांत है वही सही है, हर किसी को उसको मानना चाहिए, ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? डॉगमैटिक। मतलब ये लोग क्या कहते हैं? जो बात मैं कह रहा हूँ, जिस बात को मैं मानता हूँ, तुम सबको भी उसी बात को मानना पड़ेगा, तुम्हारा कोई अगला विचार नहीं हो सकता। ये अपने व्यूज को लेकर बहुत कट्टर होते हैं, डॉगमैटिक। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे दो शब्द और आए थे, एक था स्पेशली और एक स्पेशली। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? स्पेशली जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, सबकी बात कर रही हूँ, स्पेशली तुम्हारी बात कर रही हूँ। सारी चॉकलेट्स की बात कर रही हूँ, स्पेशली डेयरी मिल्क की बात कर रही हूँ। तो जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, जब हम बोलते हैं पर्टिकुलरली, ये किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? उस केस में हम स्पेशली लगाते हैं। दूसरा शब्द होता है स्पेशली। स्पेशली हम सिर्फ पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, बस रीजन बता रहे होते हैं किसी चीज का। ये जो रीजन, ये जो क्लास है, इसका रीजन कौन हो? ये जो क्लास है, इसका रीजन है आप सभी बच्चे। सो दिस क्लास इज स्पेशली फॉर यू। तो जब रीजन बता रहे होते हैं तो स्पेशली लगाते हैं। कोई परेशानी किसी को? अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज यूफोरिया। इसमें भी एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है? ईयू। ईयू रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? गुड। अच्छा, ईयू और बेनी दोनों का मतलब होता है अच्छा। कौन कौन सा का मीनिंग खराब होता है? कैको और मैना। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है बैड। तो यूफोरिया की स्टेट है, मतलब बहुत खुशी की स्टेट है। आज मैं ऊपर, जमाना है नीचे, ये वाली फीलिंग है, बहुत बढ़िया फीलिंग है, मतलब यूफोरिया है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, बहुत खुशी वाली फीलिंग होना। इलेशन, एक्सिलरेशन, जॉय, हैप्पीनेस, बहुत खुश होना। एंटोनिम्स, डिस्पेयर, दुखी होना, ग्लूम, दुखी होना, मिजरी, दुखी होना। तो जो टीम की जीत थी, उसने खुशी की लहर क्रिएट कर दी फैंस के बीच में, जिन्होंने रात को देर तक सेलिब्रेट किया। तो यूफोरिया मीन्स खुशी। इसका एक एंटोनिम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, हाँ, और ऑथर की टोन की तरह भी आता है, मेलनकोली। ऑथर की टोन बहुत बार मेलनकोलिक होती है। इसका एडजेक्टिव क्या होता है? मेलनकोलिक। मेलनकोली मीन्स दुख, सैडनेस। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एसोएज करना। एसोएज करना मीन्स दर्दों को कम करना, किसी को सुकून देना, उसको क्या बोलते हैं? एसोएज करना। मैं कोई नया बैच आ रहा है, बट आज से ही स्टार्ट हो रहा है परफेक्शन 8.0। लास्ट में बताऊंगी पूरी डिटेल्स। आज 9 बजे उसकी पहली क्लास है, बट अभी यहाँ पे फोकस करो। एसोएज मीन्स कम करना, दर्दों को कम करना। इसके मुझे सिनोनिम्स बता दो। पैसिफाई करना, मिटिगेट करना, एलिविएट करना, दर्दों को कम करना, और मॉलिफाई करना, प्लैकेट करना, एमेलियोरेट करना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या हो गया? दर्दों को कम करना। दर्दों को बढ़ा दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, एग्रावेट कर दिया, वर्सन कर दिया, एग्जासबेट कर दिया, मींस दर्दों को बढ़ा दिया। तो सीईओ के जो वादे थे, उन्होंने एम्प्लॉयज का जो डर था उसको कम किया। एम्प्लॉयज का डर किस चीज को लेकर था? कंपनी के फ्यूचर को लेकर था। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज। अगले वर्ड पे आते हैं, कैटास्ट्रॉफ। दो रूट वर्ड्स हैं, कैटा और कैला। दोनों का मतलब क्या होता है? कैटा और कैला मीन्स तबाही, डिजास्टर। तो कैटास्ट्रॉफ मीन्स कोई डिजास्टर आ गया, आपदा आ गई। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया।
एक ऐसा इवेंट जिसमें बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ हो, डिजास्टर, डिजास्टर, कैलेमिटी, ट्रेजेडी, तबाही मच गई। तो जो अर्थक्वेक था वो एक डिजास्टर था जिसकी वजह से हजारों लोग का घर चला गया और उनको मदद की जरूरत थी। कहीं कहीं आपको एंटोनिम्स नहीं दिए हुए क्योंकि उस वर्ड का एंटोनिम नहीं होता है। तबाही का क्या एंटोनिम हो, तो उसको डायरेक्ट एंटोनिम नहीं, इसलिए हमने वहां से एंटोनिम्स हटा दिए। कोई परेशानी? अगले वर्ड पे आते हैं, पोटेंट। पोटेंट का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज आपको आगे के बारे में बता रही है कि आगे ऐसा हो सकता है, और ये नेगेटिव टोन का शब्द होता है। मतलब ये आगे खराब चीज के बारे में बता रहा होता है कि आगे खराब कुछ ऐसा होने वाला है। तो कोई चीज आगे खराब होती है तो वो क्या करती है? सिग्नल देती है। तो सिग्नल को क्या बोलते हैं? सिग्नल को बोलते हैं पोर्टेंट्स। पार्ट ऑफ स्पीच फिर से नाउन है। तो अ साइन और वार्निंग, एक साइन और वार्निंग कि कोई चीज मोमेंटस, मोमेंटस मींस इंपॉर्टेंट, या फिर कैलेमिटस, या फिर खराब होने वाली है। पोर्टेंट सिग्नल देता है, जनरली खराब चीजों का सिग्नल देता है। ओमेन है कि आगे कुछ होने वाला है, साइन है, वार्निंग है कि आगे कुछ खराब होने वाला है। तो गहरे बादल आ गए, बहुत तेज हवाएं चलने लग गई, ये किस बात का सिग्नल था? ये सिग्नल था कि एक तूफान आने वाला है। अच्छा, सभी को पता है क्लाउड जो शब्द होता है ना, इंग्लिश में ये नेगेटिव शब्द होता है। तो क्लाउड से जितनी भी इडियम्स बनी हुई हैं इंग्लिश में, जनरली वो क्या है? जनरली वो नेगेटिव है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, वेदर को भी नेगेटिव बोलते हैं। अंडर द वेदर मींस तबीयत खराब लग रही है। तो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगला वर्ड वर्चुअस, लास्ट में ओयूएस लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। जिन शब्दों के लास्ट में ओयूएस लगता है वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। अच्छाई और बुराई, इसकी इंग्लिश क्या होती है? वाइस एंड वर्च्यू। वाइस इज व्हाट? बुराई, एंड वर्च्यू इज व्हाट? अच्छा। तो इसी वर्च्यू से ये वर्ड बना वर्चुअस। तो वर्चुअस इंसान कौन होगा? वर्चुअस इंसान होगा जिसके पास अच्छाई होगी, जो अच्छे काम करेगा, जो कभी कुछ गलत नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअस पर्सन। तो हैविंग और शोइंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, जो मॉरली एक्सीलेंट होगा, बहुत बढ़िया होगा, राइट होगा, एथिकल होगा, मॉरल होगा, कुछ गलत काम नहीं करेगा। एंटोनिम्स, इमोरल, जो कि गलत काम करेगा, विकेड होगा, करप्ट होगा, वाइस, लेकिन वाइस तो नाउन हो गया तो वाइस तो नहीं आ सकता यहाँ पे। क्या ये बात सभी को पता है कि एडजेक्टिव का सिनोनिम भी और एडजेक्टिव का एंटोनिम भी क्या होता है? हमेशा सेम एडजेक्टिव ही होगा। ये चीज आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार हेल्प करती है। एक वर्ड आया था एग्जाम में, कुछ दिन पहले भी बताया था, बहुत सारे बच्चों का वो गलत हो गया। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे याद भी नहीं, इससे रिलेटेड सैड का मान लो आपसे एंटोनिम पूछा गया है। सैड का आपसे क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। ऑप्शन में हैप्पी लिखा हुआ है और ऑप्शन में जॉय भी लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चों ने क्या किया? जॉय मार्क कर दिया। जॉय आंसर नहीं होगा। सैड क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का एंटोनिम एडजेक्टिव ही होगा, तो हैप्पी होगा आंसर, ना कि जॉय, क्योंकि जॉय तो नाउन होता है। एडजेक्टिव का एंटोनिम कभी नाउन नहीं हो सकता। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा सेम रहता है वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो शी इज नोन फॉर हर वर्चुअस कैरेक्टर, वो अपने भलेपन के लिए जानी जाती है, और जो उसका कमिटमेंट है, किस चीज का कमिटमेंट है? कि वो दूसरों की मदद करती है जो जरूरत में होते हैं, हेल्पिंग अदर्स इन नीड। कोई परेशानी? कल पता है बहुत सारे बच्चों का आरआरबी का मेंस का पेपर हुआ, और इतने सारे मेल्स थे, मैं सारे मेल्स तो नहीं पढ़ पाई अभी तक। बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश इतनी इजी आई थी, जो आपने इडियम्स करवाए वही आए, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस वही आए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक डायलॉग वाला क्वेश्चन आया वो भी आप परफेक्शन में करवा चुके थे, नंबर ऑफ एरर्स आइडेंटिफाई करने थे, हमने इतने सारे मल्टीपल एरर के क्वेश्चंस करे थे वो भी हम कर चुके थे। मतलब इतना अच्छा लगा ना कल का दिन, मतलब कल का दिन मुझे इतना इतना अच्छा फील हुआ। जितने बच्चों ने मेल करके मुझे बताया, थैंक यू वेरी मच। और सबसे अच्छा इंग्लिश का पेपर हुआ पूरे आरआरबी के पेपर में, मैक्सिमम बच्चों का 30 अटेम्प्ट किए, किसी ने 32, किसी ने 35, कुछ कुछ बच्चों ने 37, 38 अटेम्प्ट तक करके आए आउट ऑफ 40। तो कल मैं वही गौतम से बात कर रही थी कि याद है गौतम, जब हमने ज्वाइन किया था, इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था बैंकिंग एग्जाम के लिए, उस समय इंग्लिश को कहते थे कि कट ऑफ क्लियर हो जाए बहुत बड़ी बात है, 8 नंबर आ जाए, 7 नंबर आ जाए, 10 नंबर आ जाए, 12 नंबर आ जाए, कट ऑफ क्लियर हो जाए बहुत बड़ी बात होती थी उस समय इंग्लिश। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा नंबर ही इंग्लिश में आ रहे हैं, चाहे वो सीजीएल का पेपर हो, चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो, सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश में आ रहे हैं बच्चों के, पूरे के पूरे पेपर में सबसे अच्छे अटेम्प्ट इंग्लिश में कर रहे हैं बच्चे। और दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अ टीचर, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील दैट वे। चलो आ जाते हैं इस वर्ड पे, फटीक। फटीक का मतलब क्या होता है? थकान। किसी तरह की थकान है, एग्जॉशन है, एग्जर्शन है, इसका मतलब क्या है? फटीक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। एक्सट्रीम टायर्डनेस, टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन और इलनेस। तो बहुत ज्यादा थकान किस चीज की वजह से हो सकता है? आपने माइंड का बहुत ज्यादा काम किया हो, बॉडी से बहुत ज्यादा काम किया हो, तो फटीग्ड। टायर्डनेस, एग्जॉशन, वियरीनेस मींस थकान। एंटोनिम्स, बहुत एनर्जी है, वाइटैलिटी, बहुत एनर्जी है, विगर, फुल ऑफ एनर्जी हो आप। तो आफ्टर अ लॉन्ग वीक ऑफ वर्क, इतना सारा काम करने के बाद उसको थकान की फीलिंग हुई, जिसकी वजह से वो क्या चाहती थी? कि वो पूरे के पूरे वीकेंड सोए। अच्छा, थकान का एक वर्ड बहुत बड़े एग्जाम्स में आता है, एंड दैट इज एनर्वेटेड। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। कोई इंसान अगर एनर्वेटेड है, इसका मतलब वो क्या है? एग्जॉस्टेड है। इसका मतलब वो क्या है? फैटीग्ड है। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? वो टायर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये वर्ड।
अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज कन्वेंशनल, लास्ट में एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कन्वेंशनल मींस जो पुराना है, जो पुराना चल रहा है वो क्या हो गया, कन्वेंशनल। ट्रेडिशनल, जैसे बहुत सारे लोग कन्वेंशनल सोच जिनकी होती है ना, वो लोग कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, पुरानी सोच वाले, जो मॉडर्न सोसाइटी को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फ्रीडम इतना ज़्यादा नहीं देते हैं। तो कन्वेंशनल इज पुराना, जिसको पहले विश्वास किया जाता था, जो ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड, कस्टमरी, पुराना। एंटोनिम्स क्या हो गए, अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मींस कुछ अलग हटके है, इतना ट्रेडिशनल नहीं है, इतना नॉर्मल नहीं है। इनोवेटिव, कुछ नया है। नॉवल, नया है। एक और वर्ड होता है वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेम्पररी। इसको डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। कंटेम्पररी शब्द के दो मतलब होते हैं। एक मीनिंग क्या होता है, एक मीनिंग तो यही होता है कोई चीज़ मॉडर्न है। दूसरा मीनिंग होता है कोई दो चीज़ें सेम टाइम पे होती हैं तो उनको भी कंटेम्पररी बोलते हैं। तो हैपनिंग एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस वन, तो कोई दो चीज़ें सेम टाइम पे हो रही है, या कोई दो चीज़ें सेम टाइम की हैं, फिर दो लोग सेम टाइम के, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी सेम टाइम के अंदर कंटेम्पररी एक्टर्स। तो कंटेम्पररी का मतलब क्या हो गया, सेम टाइम के होना। दो इसके मीनिंग्स होते हैं। तो जो पुराने मेथड्स हैं टीचिंग के, अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है, अब उनको बदला जा रहा है विद बाय मोर इंटरैक्टिव अप्रोच। सब नई नई इंटरैक्टिव अप्रोचेस आ रही है। अच्छा, अभी नॉवल आया है, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद रहता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। नोबेल प्राइज की स्पेलिंग क्या होती है, वो ये वाला प्राइज होता है। ये वाला होता है क्या, बताएंगे सही लिखा है गलत लिखा है मैंने, नहीं। नोबेल प्राइज कौन सा होता है, नोबेल प्राइज, NOBEL, इसको भी हमेशा याद रखना। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया गया था, उनका सरनेम था नोबेल, NOBEL। तो इस नोबेल का मतलब क्या होता है, इस नोबेल का मतलब होता है कोई इंसान अगर नोबेल है मतलब वो हाई क्लास का। फिर ये नॉवल क्या होता है, इस नॉवल के दो मतलब होते हैं। एक नॉवल, इस नॉवल का मतलब होता है न्यू, और एक नॉवल जब बुक रीडिंग करते हो ना, चेतन भगत की नॉवेल्स, रॉबिन शर्मा की नॉवेल्स, तो एक वो नॉवल। सबकी स्पेलिंग अलग अलग है, ये आपको बहुत ध्यान से नोट डाउन करते हुए लिखना है, बहुत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं, डिसुएड करना। दो शब्द होते हैं, एक होता है परसुएड करना और एक होता है डिसुएड करना। परसुएड करने का मतलब क्या होता है, मना लेना, मैंने उसको मना लिया इस काम को करने के लिए, मैंने उसको मना लिया इस काम को करने के लिए, परसुएड इज कन्विंस कर लिया। डिसुएड उसका एंटोनिम होता है, मींस मैंने उसको मना लिया कि वो उस काम को ना करे। तो टू परसुएड समवन नॉट टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन, कि वो काम ना करे, मतलब बेसिकली उसको क्या करते हैं, डिस्करेज कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। डिटर कर दिया, रोक दिया। प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। और क्या लिख सकती हूँ मैं, स्टिमी कर दिया, रोक दिया। थ्रॉटल कर दिया, रोक दिया। एंटोनिम्स, एनकरेज किया, परसुएड किया, मना लिया। इंसाइट, इंसाइट का मीनिंग क्या था, भड़का दिया, यहाँ पे मीनिंग क्या, करवा लिया वो काम। स्टिम्युलेट कर दिया, स्टिम्युलेट इज काम करने के लिए उसको एक तरीके से राजी कर लिया। तो उन्होंने कोशिश करी कि वो उसको रोकें, किस चीज़ से रोकें, कि वो एक हेस्टी डिसीजन ना ले। हेस्टी मीन्स इन हरी, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना करे। हेस्ट मीन्स जल्दीबाजी, हेस्ट इसका नाउन होता है, हेस्टी इसका एडजेक्टिव होता है, हेस्टली इसका एडवर्ब होता है, मीन्स जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी काम आप जल्दी कर रहे हो, मीन्स हेस्ट में कर रहे हो उस काम। चलो इडियम्स पे आते हैं। स्नग एज अ बग इन अ रग। रग क्या होता है, कारपेट। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कारपेट को एक वर्ड होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ये बिछाना है, कारपेट बिछाना है, कारपेट। बग क्या होता है, मुझे आप लोग बताएंगे कारपेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। बग होता है मच्छर या एक कोई कीड़ा। तो और स्नग का मीनिंग क्या होता है, बड़ा ही चिपका हुआ होना। तो हाँ, कालीन, राइट। तो जिस तरीके से एक कीड़ा एक कालीन में चिपका हुआ है, मतलब बड़े कंफर्टेबल पोजीशन, स्नग मींस बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में होना। तो इन एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ सिचुएशन, तो वो इंसान बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, मींस ही इज स्नग एज अ बग इन अ रग। मजा आ गया, इसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, एक कारपेट का एक और इडियम होता है, आपने किसी चीज को क्या किया, कारपेट के अंदर छुपा दिया। आपने किसी चीज को क्या किया, कारपेट के अंदर छुपा दिया। इसका मतलब आपने क्या किया, उस चीज को हाइड कर दिया। तो आपने कारपेट के अंदर छुपा दिया उस चीज को, इसका मतलब क्या है, आपने उस चीज को हाइड कर दिया, मींस अंडर द कारपेट कर दिया। मींस वो चीज अब कैसी हो गई, हिडन हो गई, छुपा दिया आपने। अगला, स्टेप अप योर गेम। अब तो आपको अपना गेम और अच्छा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी मेहनत, अपना स्किल, अपना टैलेंट, सब कुछ और अच्छा करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टेप अप योर गेम इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड। अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई गेम को स्टेप अप तो करना पड़ेगा, टू एनहांस परफॉर्मेंस, क्वालिटी, स्किल्स और टैलेंट्स। लूज योर मार्बल्स, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कि तुम्हारा ना कोई बोल्ट है वो ढीला हो गया है, इसका ना कोई दिमाग का बोल्ट ढीला हो गया है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स, मतलब वो पागल हो गया है। टू बिकम इनसेन, इनसेन का मीनिंग क्या होता है, मैड, पागल हो जाना। अब बिट ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज किसको बोलते हैं, जो इंसान मोटा होता है ना, ऐसे होता है, उसको बोलते हैं ऑप्ट्यूज। तो ऑप्ट्यूज इंसान जनरली इंग्लिश वालों, अंग्रेजों के हिसाब से क्या होते हैं, डल और स्टूपिड से होते हैं। तो बिट ऑप्ट्यूज मींस थोड़ा सा स्टूपिड सा, डल सा, इसमें अंदर कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी जनरली कहते हैं जो लोग एक्टिव होते हैं वो जनरली फिट होते हैं। तो कोई इंसान बिट ऑप्ट्यूज है मतलब डल है, स्टूपिड सा। लास्ट वन, ब्लू इन द फेस मींस आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं,
या बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से आपके चेहरा जो है एकदम, हिंदी में बोलते हैं लाल पड़ गया, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू पड़ गया, मींस एंगर इतना ज्यादा। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस। चलिए आ जाते हैं आर्टिकल पे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 3000 बच्चे देख रहे हैं बट 3000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक कर देंगे। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, परफेक्शन 1.0 आज से स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से पढ़नी है, कंप्लीट तैयारी करनी है, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो वो आज के आज ही परफेक्शन 1.0 को ज्वाइन कर लेंगे। 9 बजे क्लास होगी। आज आपको ऑफर का लास्ट डे भी है, ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया था 2 दिन के लिए, NB25 कोड लगा के आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लगभग 170 रुपीज पर मंथ की आपको क्लासेस मिलती है, जिसमें आपको हर महीने परफेक्शन की क्लास में जितने भी बैचेस आते हैं वो सारे के सारे मिलते हैं। कोड लगाओगे NB25, 1874 रुपीज आपको पड़ेंगे फाइनल 12 मंथ्स के। सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी इंग्लिश की। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे मैड डॉक्टर। मैड मींस पागल। अभी एक वर्ड पढ़ा था मैड का, याद होगा, इंसेन। आर यू इंसेन? नो, आई एम सेन। सेन मींस ठीक हूँ मैं भी, इंसेन नहीं। डॉक्ट्रिन का मीनिंग भी अभी पढ़ा था, दैट इज प्रिंसिपल। तो एक बेवकूफी सा कोई प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल हेड ऑफ द कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं, मींस कोई एक सेट ऑफ रूल्स आए हैं, कोई बिलीफ सिस्टम आया है, कोई एक सिद्धांत आया है। ऑन रशियाज रिविजन, रशिया ने रिवाइज की है इसको, अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को, न्यूक्लियर से लेकर जो प्रिंसिपल्स हैं उनको चेंज किया है रशिया ने। और ऑथर ने बोला बिल्कुल पागलपने का काम किया है रशिया ने। ऑथर की टोन कैसी लग रही है? टाइटल पढ़ते ही ऑथर की टोन हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ऑथर की टोन क्रिटिकल लग रही है। क्रिटिकल मींस बुराई करने वाली। हो सकती है विट्रियोलिक भी टोन हो जाए ऑथर की, हो सकती है ऑथर की टोन वाइट्यूपरेटिव भी हो जाए। विट्रियोलिक और वाइट्यूपरेटिव टोन का मतलब क्या होता है? हद से ज्यादा बुराई करना, इतनी बुराई करना कि मुंह पे ही खराब 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 बोल देना, उसको बोलते हैं विट्रियोलिक टोन या वाइट्यूपरेटिव टोन। चलिए पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? चलो देखते हैं कितने लोग ने सही पढ़ा है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने जो रिवाइज किया है रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को, तो न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स को जो चेंज किया है, जिसको उन्होंने पिछले हफ्ते ही अनाउंस किया था, इज अ वरिंग, चिंताजनक इंक्रीज है, बढ़ोतरी हुई है इन द वॉर रिटोरिक। रिटोरिक मींस स्पीच, जो वॉर को लेके वो बातें कर रहे हैं, वॉर को लेके स्पीचेस दे रहे हैं, सराउंडिंग द, जो किसके चारों ओर घूम रहा है? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मींस लड़ाई, तो रशिया यूक्रेन लड़ाई को जो घेर रहा है, मतलब रशिया यूक्रेन लड़ाई से जो कंसर्न है। इट वुड वंस हैव बीन कंसिडर्ड, हो सकता है एक बार इसको हम मान लेते, अनथिंकेबल, कि इसको हम सोच भी नहीं सकते थे। कौन नहीं सोच सकते थे? जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, कि वो इस तरीके से बिहेव करेंगे। मतलब ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई भी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है वो ऐसा बिहेव करेगा। रशिया ने वो काम कर दिया। उनका जो अनाउंसमेंट हुआ वाज दैट, उनका अनाउंसमेंट ये था दैट इन द इवेंट, कि अगर कोई भी एक कन्वेंशनल अटैक होता है, कन्वेंशनल मींस पुराने तरीके से जैसे अटैक होते थे, ट्रेडिशनल, तो अगर कोई भी ऐसा इवेंट होता है कि रशिया के ऊपर कन्वेंशनल अटैक होता है किसी भी कंट्री के द्वारा, वो कंट्री जिसके पास, जिसको सपोर्ट कर रही है कोई न्यूक्लियर पावर, तो अगर कोई भी कंट्री रशिया के ऊपर अटैक करती है और वो रशिया, उस कंट्री को सपोर्ट मिला हुआ है एक न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर पावर मींस ऐसी कंट्री का जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया वुड कंसिडर, रशिया उसको क्या मानेगी? रशिया उसको एक जॉइंट अटैक मानेगी। फॉर एग्जाम्पल रशिया के ऊपर यूक्रेन ने अटैक किया, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, अमेरिका न्यूक्लियर पावर है, तो रशिया उसको ये नहीं मानेगा कि यूक्रेन ने अटैक किया है, रशिया मानेगा कि इन दोनों का ये जॉइंट अटैक है। एंड प्रेज्यूमेबली, प्रेज्यूमेबली मींस इस बात को मानेगा, प्रेज्यूम करने का मतलब भी क्या होता है? अज्यूम करना, अज्यूम करेगा। अज्यूम हम ऐसा कर सकते हैं, डील विद द थ्रेट, और जो खतरा आया है उसको फिर उसके हिसाब से ही डील करेगा। मतलब फिर रशिया से यूक्रेन से ही नहीं, अमेरिका से भी लड़ना शुरू कर देगा, ऐसा पुतिन जी ने बोला। ही एडेड दैट, और उन्होंने क्या बोला कि रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज कर सकता है इन रिस्पॉन्स टू अ कन्वेंशनल अटैक। सामने वाली कंट्री तो न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं कर रही है, सामने वाली कंट्री तो कन्वेंशनल अटैक ही कर रही है, जैसे पुराने तरीके होते थे अटैक करने के, वैसे ही कर रही है, लेकिन रशिया न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकता है। पोजिंग अ, जो कि सामने रख रहा है, पोज का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को रखना। पोजिंग हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए यूज किया जाता है, कोई रिस्क पोज करता है, कोई खतरा पोज करता है। अ क्रिटिकल थ्रेट, जो कि बहुत, क्रिटिकल मींस मेन, एक बहुत ही बड़ा खतरा है
उसकी सोवरेनिटी को, सोवरेनिटी का मीनिंग क्या होता है, उसके इंडिपेंडेंस को। अ थ्रेट, एक ऐसा खतरा जिसको रिपीट किया रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने भी यूएन जनरल असेंबली मीटिंग पे जो वीकेंड पे हुई, जब उन्होंने बोला कि जो आइडिया है कि आप रशिया को हरा लोगे बैटलफील्ड में, ये बिल्कुल ही बेकार है, रशिया कभी नहीं हरा सकता। उन्होंने क्या बोला, जो भी कंट्री ये सोच रही है कि वो रशिया को हरा देगी, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बेकार है और एक सुसाइडल एस्केपेड है। तुम बाहर निकलना चाहते हो, तुम जीतना चाहते हो, लेकिन ये सुसाइडल एस्केपेड है, तुम जीत नहीं पाओगे क्योंकि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। तुम हम पे हल्का सा भी अटैक करोगे, हमको हराने की कोशिश करोगे, हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेंगे। और न्यूक्लियर वेपन को यूज करना तो सबको पता है कि अगर एक किसी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन यूज कर लिए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तो पूरे पैराग्राफ की समरी क्या है कि भाई रशिया ने वो काम किया है जो कोई कंट्री सोच भी नहीं सकती थी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ऐसे बिहेव करेगा। उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तुम हमारे ऊपर नॉर्मल अटैक करो, हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेंगे क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तुम हमें कभी हरा नहीं सकते, क्यों नहीं हरा सकते, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो गलती से भी हम पे कोई अटैक मत कर देना। दूसरी बात, कोई भी कंट्री हम पे अटैक करेगी, हम सिर्फ उस कंट्री को दुश्मन नहीं मानेंगे, उस कंट्री के जितने भी सपोर्टर्स हैं हम मानेंगे कि उन्होंने जॉइंट अटैक किया है और उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से हम डील करेंगे। तो पुतिन जी ने ये सब बोला। कोई परेशानी? मैम एस्केपेड का मतलब क्या होता है? एस्केपेड मींस कोई डेंजरस थिंग, सुसाइडल मींस आप अपने आप को मारने का ही एक खतरा उठाओगे। एस्केपेड को आप डेंजरस चीज कर सकते हो। सुसाइडल एस्केपेड मींस आप जो डेंजरस चीज करोगे वो आपका ही सुसाइड करवा देगी, आपको ही मार देगी। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। पहले आप पुतिन भाई साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, धमकी दी है, दुनिया को धमकी दी है। ग्रामर करेंगे अभी, पहले वाला पैराग्राफ पढ़ लो, इस पैराग्राफ में ग्रामर करेंगे, विल डू ग्रामर, डोंट वरी। जी चलो देखते हैं क्लियरली। बिल्कुल साफ साफ ये बात है, जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट में पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है, पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है, मतलब किन कंडीशंस में वो बनाया गया। मिस्टर पुतिन की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन इज प्रिंसिपल, तो उन्होंने जो पूरा का पूरा अब रिवाइज कर दिया है अपने न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स को, और जो कमेंट्स उन्होंने किए हैं और जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं और जो उन्होंने बातें कही हैं, ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, उन्होंने सब क्यों किया, उन्होंने सब इसलिए किया, उन्होंने यूएस को टारगेट किया, उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, वो यूएस गए, वो अमेरिका गए, जहां पे उन्होंने क्या प्रेजेंट करने की कोशिश करी, वहां पे उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी एक नया विक्ट्री प्लान कि किस तरीके से हम रशिया से जीत सकते हैं। मिस्टर जेलेंस्की को परमिशन चाहिए थी यूएस की और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की कि वो मिसाइल्स यूज कर सके, और जो उनके पास हैवी वेपन्स हैं, जो इतने भारी भारी उनके पास वेपन्स हैं, उनको वो यूज कर सके, जो प्रोक्योर किए हैं, प्रोक्योर मींस लिए हैं, कहां प्रोक्योर मींस ऑब्टेन किए हैं, किससे ऑब्टेन किए हैं उन्होंने, फ्रॉम देम का मतलब क्या है, यूएस से और वेस्टर्न कंट्रीज से जो उन्होंने वेपन्स लिए हैं उनको वो यूज कर सके अटैक करने के लिए रशिया में डीप इनसाइड, रशिया के अंदर जाके वो अटैक करना चाहते थे। 10 फार अभी तक जो वेपनरी है, जितने भी वेपन्स उन्होंने लिए हैं, जिसमें स्टॉर्म शैडो नाम का वेपन है, एटीएस सीएमएस की मिसाइल्स हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के डिफेंस के लिए यूज किया जा सकता था। तो क्या हुआ, अमेरिका ने क्या बोला, देखो यूक्रेन, हम तुमको ये वेपन दे रहे हैं, लेकिन तुम इस वेपन को अटैक के लिए यूज नहीं करोगे, रशिया तुम पर अटैक करेगा तो तुम डिफेंस के लिए यूज करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करोगे। बट यूक्रेन क्या बोला, मैं ना अटैक करने के लिए भी यूज करना चाहता हूँ, तो इसलिए यूक्रेन उनके पास परमिशन लेने के लिए गया। ऑल्दो हालांकि जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं उन्होंने टर्न अ ब्लाइंड आई मींस इग्नोर कर दिया इस चीज को। इस चीज को इग्नोर कर दिया जब यूक्रेनियन फोर्सेस ने, यूक्रेन ने रशिया के इस एरिया को अटैक किया अगस्त में, वो टैंक यूज किए, वेपन्स यूज किए, और जिसकी वजह से मिस्टर जेलेंस्की क्या रैकअप कर पाए, रैकअप मींस अचीव कर पाए, क्या अचीव कर पाए, अ सिंबॉलिक विन। सिंबॉलिक विन मींस हमने भी रशिया के ऊपर अटैक किया है, हम भी जीते हैं। सिंबॉलिक मींस जो एक्चुअल की जीत नहीं थी, सिर्फ दिखाने के लिए जीत थी। एंड पॉसिबली, और इससे क्या हुआ, इसके बाद के चांसेस क्या है, कुछ लेवरेज उनको मिलेगा, लेवरेज मींस कुछ बेनिफिट मिलेगा। किस चीज का बेनिफिट मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा आगे के डिस्कशंस में पीस के लिए, शांति के लिए। तो मीनिंग क्या लिखा हुआ था कि यूएस ने, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला रशिया, यूक्रेन को, देखो हम तुमको वेपन्स दे रहे हैं, लेकिन तुम इनको तभी चलाओगे जब तुम पे अटैक होगा। लेकिन यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने उसको अटैक करने के लिए भी यूज किया, तो बाकी कंट्रीज ने क्या किया, इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, कर लो ना, हम तुझे दिखाने के लिए बोल रहे थे कि तुम इसको सिर्फ डिफेंस में यूज करोगे, तो उन कंट्रीज ने इग्नोर कर दिया। तो यूक्रेन ने रशिया के एरिया पे अटैक किया, यूक्रेन जीता भी, तो एक सिंबॉलिक विन हुआ कि चलो थोड़ा सा तो जीता यूक्रेन, और हो सकता है ये चीज यूक्रेन को आगे के डिस्कशंस में भी हेल्प करे। हाउएवर, लेकिन मच ऑफ द यूफोरिया, जो एक खुशी आई थी जीत से, यूफोरिया मींस हैप्पीनेस, जो एक खुशी आई थी जीत से कीव में, कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, मतलब यूक्रेन में, हैज सिंस डिसिपेटेड, उसके बाद वो खत्म हो गई। डिसिपेटेड
इसने क्या किया, रशिया ने दोबारा से अटैक कर दिया। अनियो मींस अगेन। सेंडिंग इन ट्रूप्स, रशिया ने अपनी फोर्सेस भेजी उस कुर्स्क एरिया में जहाँ पे यूक्रेन ने अटैक किया था। फिर एक नया फ्रंट भी ओपन कर लिया, मतलब एक नया का नया पूरा का पूरा लड़ाई शुरू कर दी। कहाँ पे, यूक्रेन के पोक्रोस्क एरिया में। और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं अब वो क्या है, रिमेनिंग लोथ टू एंटर द थिएटर ऑफ वॉर। तो ये जो पूरी जंग चल रही है, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज से लोथ रह रही है। लोथ का मतलब क्या होता है, लोथ का मतलब होता है कि वो उस चीज को, वैसे लोथ का मतलब नफरत करना होता है, यहाँ पे लोथ का मतलब क्या है कि वो उस चीज से दूर है, वो एंटर ही नहीं करना चाहती अब इस पूरी की पूरी थिएटर ऑफ वॉर में। पूरा का पूरा जो जंग चल रही है, सब चल रही है, वो दूर से ही सपोर्ट करना चाहते हैं यूक्रेन को, वो खुद एंटर करके सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो पूरे पैराग्राफ की समरी क्या है कि भाई यूक्रेन ने अटैक किया रशिया पे, जीता, बड़ा खुश हुआ, लेकिन रशिया ने वापस से अटैक कर दिया, तो सारी सारी खुशी यूक्रेन की खत्म हो गई। और फिर रशिया ने एक और एरिया पे अटैक किया, वहां पे और लड़ाई शुरू करी, तो यूक्रेन जो है जीत तो नहीं रहा रशिया से, रशिया ज्यादा पावरफुल प्रूव हो रहा है। और अब तो रशिया के जो पुतिन जी है, उन्होंने जो स्टेटमेंट भी दिया है, उससे तो लग रहा है कि रशिया किसी भी हद तक चला जाएगा यूक्रेन को हराने के लिए। क्लियर, कोई परेशानी? लोथ का मीनिंग क्या होता है, नफरत करना। ठीक, समझ आया सभी को, एवरीवन? अब थोड़ी सी ग्रामर देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगी, आप सभी लोग मुझे आंसर देंगे उन क्वेश्चंस का। एक तो मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, विजिट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, प्रिक्योर्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, अटैक्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, यूज्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, लेवरेज का पार्ट ऑफ स्पीच, डिसिपेटेड वर्ब का सब्जेक्ट। चलिए यहां से लेकर यहां तक हम पासिंग करेंगे। चलो, यू हैव 40 सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करें। इसका सब्जेक्ट क्या है, ये देखो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसका सब्जेक्ट है कॉन्टेक्स्ट। विजिट का पार्ट ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आता है। अटैक्स भी नाउन है, फॉर व्हाट, फॉर अटैक्स। अगर वर्ब होता तो वी1 प्लस आईएनजी आता है, प्रेपोजिशन के बाद वी1 प्लस आईएनजी आता है। प्रिक्योर्ड नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। यूज्ड का सब्जेक्ट क्या है, द वेपनरी, वेपनरी को यूज किया जा सकता है। लेवरेज नाउन है, सम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, लेवरेज इज नाउन। चलो यहाँ पे करते हैं हाउएवर कंजंक्शन है, मच आपका प्रोनाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, यूफोरिया नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, कीव नाउन है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, सिंस आपका एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, डिसिपेटेड आपका मेन वर्ब हो गया, विद प्रेपोजिशन हो गया, रशिया नाउन हो गया, हिटिंग वी1 प्लस आईएनजी हो गया, हिटिंग बैक, बैक एडवर्ब हो गया, अन्यू भी एडवर्ब ही है, सेंडिंग वी1 प्लस आईएनजी हो गया, इन प्रेपोजिशन हो गया, ट्रूप्स नाउन हो गया, टू प्रेपोजिशन हो गया, कर्स्क नाउन हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया, ऑल्सो एडवर्ब हो गया, ओपनिंग वर्ब हो गया, अ आर्टिकल हो गया, न्यू एडजेक्टिव हो गया, फ्रंट नाउन हो गया, अराउंड प्रेपोजिशन हो गया, यूक्रेन नाउन है, पोक्रोव्स्क नाउन है, एंड कंजंक्शन है, वेस्टर्न एडजेक्टिव है, कंट्रीज नाउन है, रिमेनिंग वी1 प्लस आईएनजी है, लोथ को यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, टू प्रेपोजिशन है, एंटर वर्ब है, द आर्टिकल है, थिएटर नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, वॉर नाउन। बहुत सारे हो गए ना, कोई बात नहीं, आप वीडियो को ना पॉज करके धीरे धीरे देख सकते हो, बहुत सारे हो गए इससे थोड़ा सा स्पीड में हो गया, आप धीरे धीरे सुन सकते हो। चलो लास्ट पैराग्राफ फॉर ऑल, फॉर रीडिंग प्रेस कमेंट करेंगे। पढ़ लिया सभी ने? टू दैट एंड, उस चीज के लिए, यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन हैज अनाउंस्ड, यूएस प्रेसिडेंट ने क्या अनाउंस किया है कि लगभग $8 बिलियन की वो एडिशनल मिलिट्री की हेल्प करेंगे। किसको हेल्प करेंगे? यूक्रेन को। बट मेड, लेकिन उन्होंने कोई भी रेफरेंस नहीं दिया, कोई भी बात नहीं करी कि
टू द डिमांड, इस चीज को डिमांड के लिए जो यूक्रेन की डिमांड कर रहा था कि वो उसको यूटिलाइज करने के लिए अलाउ करें रशिया के अंदर। इस चीज को लेकर उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया, पर उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम इतनी हेल्प करेंगे यूक्रेन को। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये बात अभी देखना बाकी है, वेदर मिस्टर पुतिन, कि मिस्टर पुतिन जो है एसुएस्ड होंगे, एसुएस्ड मींस वो शांत होंगे या नहीं होंगे, और इफ कंसर्न्स अबाउट द वॉर, और अगर वॉर को लेकर जो चिंताएं हैं वो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंच रही है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ के अगले बाद न्यूक्लियर वॉर ही स्टार्ट ना हो जाए। तो अगर वॉर को लेकर चिंताएं न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंच रही है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रही है न्यूक्लियर वॉर के, और अगर ये इस पॉइंट से और ग्रो कर गई और बढ़ गई, एंड इट इज होप, ऐसी उम्मीद है कि जो कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया हो गया, जिनका कमिटमेंट क्या है, जिनका कमिटमेंट है कि वो रास्ता निकालेंगे, किस चीज का रास्ता निकालेंगे, डायलॉग का, बातचीत का और शांति का, अपनी कोशिशों को और डबल कर देंगी, जिससे कि ऐसी जो तबाही है वो होने से रुक जाए। तो ऑथर ने क्या बोला कि ये भी देखना बाकी है कि भाई रशिया शांत होगा या नहीं होगा, लड़ाई कहीं न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए, इंडिया और जो कंट्रीज रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है वो कितना काम कर पाएंगी, तो ये सब देखना अभी बाकी है। न्यू दिल्ली हैज सेड, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया, इंडिया ने बोला है दैट इट कन्वेड मैसेजेस, उसने अपनी बात पहुंचाई है रशिया को, जब सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ गए थे ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, इस प्लांट को लेकर सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ गए थे कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं, तो इंडिया ने बात करी थी रशिया से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मे बी कॉल्ड ऑन टू डू द सेम, हो सकता है दोबारा इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो, बातचीत हो, जब वो रशिया में जाएंगे अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के लिए, ब्रिक्स की मीटिंग के लिए। एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स, वर्ल्ड जो है ग्रैपल कर रहा है, मींस लड़ रहा है विद द स्पेक्टर ऑफ एस्केलेशन, स्पेक्टर मींस खतरा है, किस चीज का खतरा है कि लड़ाई बढ़ ना जाए वेस्ट एशिया में। द लास्ट थिंग इट नीड्स इज, आखिरी चीज जो उसे चाहिए वो क्या है, इज अ रिवर्जन टू चिलिंग कोल्ड वॉर सिनेरियोज इन यूरेशिया, कि वापस से रिवर्जन मींस वापस से जाना, चिलिंग कोल्ड वॉर सिनेरियोज मींस एकदम ही तबाही मचा देने वाले पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, तो तबाही मचा देने वाला एनवायरनमेंट वापस से आई यूरेशिया में, ये चीज़ दुनिया को नहीं चाहिए। और इससे क्या होगा, अगर ये सिनेरियो बन गया, अगर ये न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई, अगर ये लड़ाई शुरू हो गई, तो ये तो 100% श्योर है कि म्यूचुअली मींस आपस में, अश्योर्ड मींस ये बात तो कंफर्म ही है कि क्या हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। जो न्यूक्लियर वेपन्स फेंकेगा, ऐसा नहीं कि वो बच जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, सबकी तबाही होगी, म्यूचुअल तबाही होगी। न्यूक्लियर वॉर को स्टार्ट भले ही कोई भी करे, लेकिन तबाही सबकी होगी, ये बात तो बिल्कुल अश्योर्ड है 100%। समझ आया पैसेज? चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। टोन कैसी है? कंसर्न है, ऑथर कॉशनरी है। कॉशनरी टोन का मतलब क्या होता है कि ऑथर बोले कि भाई रुक जाओ, केयरफुल हो जाओ, लड़ाई को मत बढ़ने दो। कंसर्न है, चिंतित है, कहीं कहीं ऑथर रशिया को लेकर क्रिटिकल भी है। तो ऑथर की तीनों टोन्स। क्वेश्चंस कराएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। क्या चेंज किया रशिया के प्रेसिडेंट ने? क्या चेंज अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस किया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का रिस्पॉन्ड करेगा, कोई भी उसके ऊपर अटैक करती है कंट्री, जिस कंट्री को सपोर्ट है न्यूक्लियर पावर का। आंसर इज बी, राइट। अगला, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्या रिक्वेस्ट करी यूएस से? उन्होंने बोला कि मुझे आप मिसाइल्स को यूज करने दो रशिया के अंदर जाके भी, तो परमिशन टू यूज मिसाइल्स एंड हेवी वेपनरी अगेंस्ट टारगेट्स डीप इनसाइड रशिया। आंसर इज सी। मोदी जी की विजिट का क्या सिग्निफिकेंस है कि मोदी जी कन्वे करेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको लेके सेफ्टी कंसर्न हो रहा है, वो बात बताएंगे। सर्विस समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? चलिए अब हम रीडिंग नहीं करेंगे, अब हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ना। डिमांड फ्लक्स, फ्लक्स का मीनिंग एक तरीके से यहाँ पे क्या है? मूवमेंट। तो डिमांड किस तरीके से बढ़ रही है, कम हो रही है, देखते हैं। ऑन ग्रोथ डायनेमिक्स, ग्रोथ क्या डायनेमिक्स है, ग्रोथ का मूवमेंट कैसा है, ग्रोथ कैसी हो रही है कंट्री की, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। स्किमिंग कर रहे हैं, मुझे सिर्फ मेन आइडिया बताएंगे ऊपर ऊपर से पढ़ के। चलो व्हाट इज द मेन आइडिया एवरीवन? स्किमिंग करनी है। जिन लोगों को स्किमिंग नहीं आती है, वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, हाउ टू डू स्किमिंग, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगी। इंडिया की इतनी ग्रोथ होने वाली है, दो चिंताजनक बात है। एक तो मानसून अच्छा नहीं हुआ था, प्राइवेट कंजम्पशन कम बढ़ा है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, कोविड को हटा दो तब भी। फार्म सेक्टर में रेन को लेकर चिंताएं हैं, जिसकी वजह से गाँव में डिमांड कम हो गई है, कंजम्पशन भी कम हो रहा है। नॉर्मल मानसून आया है इस बार, तो ऐसा लग रहा है फार्म सेक्टर को फायदा मिलेगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसी से इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जिसकी वजह से जॉब ज़्यादा बढ़ेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो ऊपर ऊपर से पढ़ा, मेन आइडिया ये समझ में आया कि इंडिया में लग तो रहा है ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन चिंताजनक बात क्या है? चिंताजनक बात एक तो ये है कि हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत कम हो रहा है, लोग इकोनॉमी में जाकर उतना स्पेंड नहीं कर रहे, उतना खर्चा नहीं कर रहे। जब इकोनॉमी में कंजम्पशन ज़्यादा होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, तो कंपनीज को ज़्यादा सामान बनाना पड़ता है, कंपनी को ज़्यादा सामान बनाना पड़ता है, तो जॉब्स इंप्रूव होती है, जीडीपी बढ़ता है, लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं। बट कंजम्पशन कम है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मानसून अच्छे से नहीं आता,
पिछली बार मानसून अच्छे से नहीं आया तो लोगों फार्मर्स को डर था कि बारिश अच्छे से होगी या नहीं होगी, बारिश को लेकर चिंताएं थी, तो इसकी वजह से गांव में भी डिमांड बहुत कम आ रही। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी कंट्री इस समय फेस कर रही है। मेन आइडिया एक लाइन का था कि कंट्री दो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, पहली प्रॉब्लम है कंजम्पशन की और दूसरी प्रॉब्लम है मानसून की। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करके मेन आइडिया बताएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ नंबर्स जो है वो बता रहे थे कि यही स्टोरी सामने आ रही है। पीएफसी, पीएफसी क्या होता है, कंजम्पशन। तो जो प्राइवेट कंजम्पशन हो रहा है उसको बोलते हैं पीएफसी। पीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये बढ़ रहा है, जीडीपी की बढ़ोतरी को भी इसने क्रॉस कर दिया। रूरल डिमांड जो है टू व्हीलर्स की वो भी बढ़ रही है। इंडिया की रेटिंग्स बता रही है कि रूरल गांव में वेज ग्रोथ भी हो रहा है, ये पॉजिटिव हो गया है, अच्छा रहेगा। महंगाई भी कम हो रही है, ये सब चीजें अच्छी है। लेकिन एक ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि अर्बन शहरों में जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। पिछले ट्यूसडे एसएनपी ने जो उम्मीद करता है इंडिया इतना ग्रो करेगा, उसने बोला हाई इंटरेस्ट रेट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट है, रेट है, जिसकी वजह से अर्बन डिमांड कम हो रही है। आरबीआई का जो सर्वे है वो दिखा रहा है कि चीजें चेंज होंगी। जो अर्बन बायर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इस बात को बोला है कि पैसेंजर व्हीकल सेल्स कम हो गई है अप्रैल से अगस्त में, जो कि बताती है कि अर्बन डिमांड कम होती जा रही है। तो मेन आइडिया सिर्फ दो लाइन का था। पहला लाइन ये था कि गाँव में चीजें अच्छी हो रही है, रूरल डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, लोग खूब खर्चा कर रहे हैं, लेकिन शहरों में जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। तो दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मैच किया? तो गांव में अब डिमांड अच्छी होती जा रही है, गांव में चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन शहरों में डिमांड खराब होती है। लास्ट पैराग्राफ फॉर ऑल। इमिनेंट मीन्स जो आने वाला है। लास्ट पैराग्राफ, इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब दिवाली आएगी, फेस्टिवल आएगा, तो हो सकता है चीजें बदल जाए। लोगों के वॉलेट इसलिए भी खाली हैं क्योंकि महंगाई बहुत है खाने के सामानों में। तो जो शहर के लोग हैं अब वो ऐसा स्पेंड करें जो डिस्क्रिशनरी जो जो वो सोच समझ के करें। डिस्क्रिशनरी स्पेंड का मतलब होता है जो आपको बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी नहीं है, सोच सकते हो कि लेना या नहीं लेना, उस तरह के स्पेंड होते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड। फेस्टिव सीजन में वो ऐसी चीज़ों को खरीदें जो एक नेसेसिटी नहीं है और उससे भी ज़्यादा खरीदें, तो ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है अब ठीक होते जा रहे हैं, मतलब ऑयल जो है सस्ता होता जा रहा है। सेंटर को अब जो कम कॉस्ट है उसे कंज्यूमर तक भी पास करना चाहिए, और जो टैक्सेस हैं इतने ज़्यादा फ्यूल में, पेट्रोल डीजल में, उसको भी थोड़ा सा कम करना चाहिए। फ्यूल का प्राइस कम होगा, पेट्रोल डीजल का प्राइस कम होगा। अभी तो क्या किया था, 2 रुपये का प्राइस, 2 रुपये का सुकून दिया गया था पर लीटर इस मार्च में। ये जो इकोनॉमी की डिमांड को बढ़ा सकता है। तो मेन आइडिया क्या था, मेन आइडिया यही था कि भाई अब फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो हो सकता है लोग खूब खर्चा करें। लोग खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी अच्छी होगी। सरकार को भी क्या करना चाहिए, सरकार को भी फ्यूल के ऊपर पैसा कम लेना चाहिए, पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता करना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस कम हो गए हैं और सरकार को थोड़ा सा टैक्स भी कम करना चाहिए। तो अगर फ्यूल का प्राइस कम हो जाएगा तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन का आंसर देंगे। वीक ग्रोथ क्यों ही पीएफसीई में, ऑथर ने रीजन क्या दिया है। इस क्वेश्चन को टोन से करने की कोशिश करते हैं। वीक ग्रोथ क्यों हुई, क्योंकि मानसून का ऑथर ने मेंशन किया था कि मानसून अनफेवरेबल था, मानसून अच्छा नहीं हुआ तो लोगों को डर था कि क्या होगा। आंसर इज सी, राइट। लास्ट, सेंटर को क्या बोला ऑथर ने करने को, ऑथर ने सेंटर को बोला कि भाई अच्छा खासा पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दो। आंसर इज डी। समझ आए दोनों आर्टिकल्स, मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे। स्नग एज अ बग इन अ रग मींस बहुत कंफर्टेबल होना। स्टेप अप योर गेम, और ज्यादा अच्छे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना, परफॉर्मेंस अच्छी करना। लूज योर मार्बल्स, पागल हो जाना। बिट ऑब्ट्यूज, स्टूपिड और डल होना। ब्लू इन द फेस, थकान होना। सी बी ई ए एंड डी। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। 9 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, जिस बच्चे